सभी दोस्तों को नमस्कार। आज का जो सेशन है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एमसीक्यू पार्ट टू का सेशन है। आपको पता है कि पहले भी इसके पहले एक वीडियो मैंने लाया था जो एमसीक्यू पे ही बेस्ड था, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमने एमसीक्यू प्रश्न नंबर 1 से कुल प्रश्न नंबर 20 तक के प्रश्न को हमने देखा था। और आज हमारा एनपीओ पार्ट टू मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज हम लोग उसी के आगे 21 नंबर से और 40 नंबर तक के प्रश्न को देखने वाले हैं। तो अगर सेशन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उन्हें मेरा नमस्कार और धन्यवाद इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। दोस्तों, आज जो हम लोग एक प्रश्न नंबर 21 देखने वाले हैं वो प्रश्न है प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश है। रिसीट एंड पेमेंट इज अ समरी ऑफ। दोस्तों, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि प्राप्ति भुगतान खाता जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में साल के अंत में मतलब फाइनल अकाउंट के रूप में बनाया जाता है। और ये साल के अंत में बनता है तो जाहिर सी बात है किसी सहायक बही को देखकर ही बनाया जाता होगा। तो याद रखिएगा, प्राप्ति एवं भुगतान खाता का सहायक बही मतलब प्राप्ति भुगतान खाता जिससे बनाया जाता है वो कैश बुक होता है। मतलब पूरे साल कैश के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो लेन देन होते हैं, जो आगम और व्यय होता है उसे कैश बुक में लिखा जाता है। और साल के अंत में इसी कैश बुक से पूरा का पूरा सारांश मतलब रिसीट एंड पेमेंट तैयार किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है सी, मतलब कैश बुक जो है वो प्राप्ति भुगतान खाता का सारांश है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 जो है उसमें पूछा गया है कि पुराने अखबारों की बिक्री है, मतलब सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। दोस्तों, जब पुराने अखबार की बिक्री एक तरह का व्यय है, एक्सपेंडिचर है, और ये एक्सपेंडिचर जो है वो रेगुलर एक्सपेंस होने वाली चीजें हैं। जैसे आप किसी भी संस्थान नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह वहाँ डेली लोग पढ़ने आते हैं, और वहाँ लाइब्रेरी में एक सुविधा भी दी जाती है कि उसमें हर लैंग्वेज के पेपर न्यूज़पेपर मंगाए जाते हैं, और ये न्यूज़पेपर पूरे साल भर में जमा करके संस्था उसे क्या करती है, किसी स्क्रैप वाले को, किसी कबाड़ी वाले को बेच देती है, और उससे जो इनकम आता है वो संस्था के लिए एक रेवेन्यू रिसीट माना जाता है। रेवेन्यू इसलिए क्योंकि ये हर साल प्राप्त हो रहा है, उसे रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। यानी इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा, कैपिटल रिसीव नहीं होगा। आपको पता है कैपिटल रिसीव रेगुलर इनकम को नहीं कहते हैं, जो कभी कभी प्राप्त होता है उसे कैपिटल रिसीव कहते हैं। एसेट तो होगा नहीं, प्रॉफिट भी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, पुराने अखबारों से जो बिक्री है उसे रेवेन्यू रिसीट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 पे ध्यान देंगे दोस्तों। गैर व्यापारिक संस्थाओं में दायित्वों पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को कहते हैं। तो परिसंपत्ति और दायित्व मतलब लायबिलिटी और एसेट्स की बात हो रही है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन ऐसा अकाउंट हम लोग बनाते हैं जिसमें लायबिलिटी और एसेट दोनों होता है? तो आपको याद होगा, हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। हम लोग क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। और बैलेंस शीट में एक तरफ लायबिलिटी होता है और दूसरी तरफ एसेट्स होता है। ठीक है, स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने एक तरफ लायबिलिटी और एक तरफ एसेट्स लिखा है। वो कहता है कि दायित्व यानी लायबिलिटी पर संपत्तियों की अधिक मतलब एसेट्स अधिक है। एसेट्स क्या है? अधिक है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? एसेट्स क्या है? अधिक है ना? एसेट्स अधिक है तो अधिक होगा मतलब सरप्लस होगा, ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, और लायबिलिटी हमारा क्या होगा? कम होगा। तो लायबिलिटी जब कम हो और एसेट ज्यादा हो तो एसेट्स में से लायबिलिटी को हम घटाते हैं, और घटाने के बाद जो बचता है ना उसको हम बोलते हैं कैपिटल फंड। उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर है ए, कैपिटल फंड। क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 24। प्रश्न नंबर 24 पे बात कर रहे हैं, निम्न में से कौन आय नहीं है पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
एंड इनकम पूछ रहा है, इनमें से कौन आय नहीं है, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन इसमें आय नहीं है, यानी कि रेगुलर इनकम नहीं है। पूछो, आप सोच रहे होंगे आप चंदा, चंदा एक रेगुलर इनकम है, तो ये हमारा आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कौन नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। डोनेशन भी हमारा आय है, ये भी आंसर नहीं होगा। सेल्स ऑफ टिकट, टिकट का मतलब कोई क्लब वगैरह में हमेशा खेल या कोई तरह का प्रोग्राम होता रहता है, उसके लिए टिकट भी बिकता रहता है, तो ये भी आपका रेगुलर इनकम है। कौन नहीं है, तो इंडोनमेंट फंड, याद रखिएगा आंसर है इंडोनमेंट फंड, यानी कि डी आपका आंसर है। ये हमारा इनकम नहीं है, ये हमारा एक फंड है जो गवर्नमेंट के द्वारा या डोनेशन के द्वारा जो पैसे प्राप्त होते हैं इस फंड में रखा जाता है, तो ये इनकम नहीं है, ये फंड का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 25। आय व्यय खाता में लिखी जाते हैं लेन देन दर्ज करने के लिए, पूछ रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ, है ना, आय व्यय खाता में लिखे जाते हैं, क्या लिखे जाते हैं, तो केवल पूंजीगत प्राप्ति, बिल्कुल नहीं सर, केवल पूंजीगत प्राप्ति हम लोग नहीं लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं सर, ध्यान दीजिएगा, केवल आयगत प्राप्ति, बिल्कुल सही। आय व्यय गए यानी इनकम एक्सपेंडिचर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर वाले को ही लिखते हैं, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंस इनकम हो, है ना, यानी रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंस को ही हम लोग लिखते हैं। तो यहां पूछा गया था कि कैपिटल नेचर का लिखते हैं, तो बिल्कुल नहीं, कैपिटल नेचर का बैलेंस शीट में लिखते हैं हम लोग। रेवेन्यू यानी कि आयगत से संबंधित दो चीजें होती हैं, आयगत व्यय और आयगत आय, तो ये दोनों ही हम केवल बी ऑप्शन में ही देखने को मिलेगा, तो आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है। पुरस्कार कोष का मतलब प्राइज फंड है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द प्राइज फंड इज शो, तो प्राइज फंड जो है, हम लोग 26 नंबर पे क्वेश्चन पे हैं, प्राइज फंड कहाँ दिखाते हैं, तो कोई भी तरह का फंड होगा दोस्तों, आपको पता है किसी भी तरह का फंड हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो ये प्राइज फंड हो, बिल्डिंग फंड हो, है ना, मैच फंड हो या कोई भी फंड हो, उसे हम कहाँ दिखाएंगे, बिल्कुल सही, उसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। और बैलेंस शीट के कहाँ दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा, बैलेंस शीट के किस साइड दिखाना होगा, तो हमें सी नंबर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाना होगा। ये आंसर आपके नहीं होंगे, ये दूसरे वाले भी आंसर आपके नहीं होंगे, और तीसरे वाले कैश भी आपके नहीं होंगे, आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। अदद चंदे को दिखाया जाता है, अदद चंदा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को कहते हैं। आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब संस्था के मेंबर ने, किसी मेंबर ने, हो सकता है कि हमें चंदे की राशि इस बार नहीं दी हो, तो अगर नहीं दिया है तो आज नहीं तो कल तो संस्था को मिलेगा ना, तो सर मिलेगा, तो जब मिलेगा तो हमारे लिए क्या होगा, वो एसेट्स होगा। तो याद रखिएगा आउटस्टैंडिंग इनकम है ये, यानी कि आउटस्टैंडिंग चंदा क्या है, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन संस्था के लिए इनकम है, और इनकम अगर आउटस्टैंडिंग हो तो उसे हम कहाँ दिखाते हैं, बिल्कुल सही, आप सोच रहे हैं वो एसेट्स के तरफ दिखाते हैं। लायबिलिटी में क्या दिखाते हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखाते हैं। अगर यहाँ पे होता आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब ये खर्च है और ये हमें किसी को देना है, आज नहीं दिए हैं तो कर्ज हो गया। लेकिन चंदे की राशि जो है वो आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, परसों मिलेगा, 10 दिन बाद, 10 महीने बाद, लेकिन मिलेगा, इसलिए हमारी संपत्ति मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 28। आय व्यय खाता तैयार किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा तैयार किया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी कंपनी के द्वारा, किसी साझेदारी फर्म के द्वारा, किसी एनजीओ के द्वारा, किसी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। तो सर आपको पता है कि इनकम एक्सपेंडिचर जो होता है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट हैं, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी तो बिल्कुल नहीं होगा, पार्टनरशिप भी नॉन प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आता,
एनजीओ आता है, इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं आता, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। 29 प्रश्न है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यता, ध्यान दीजिएगा, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यता दर्शाता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली इंडिकेटेड। रिसीट एंड पेमेंट क्या दिखाता है हमेशा, तो बोलता है कि सरप्लस डिफिसिट। बिल्कुल नहीं सर, रिसीट एंड पेमेंट जो है वो सरप्लस नहीं बल्कि इनकम एक्सपेंडिचर इसमें अगर होता तो इनकम एक्सपेंडिचर में सरप्लस डिफिसिट बचता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कैश बैलेंस, बिल्कुल सही कि हमारा रिसीट एंड पेमेंट कैश बैलेंस को दिखाता है जो बैलेंस सीडी के रूप में हम लोग लिखते हैं, तो हमारा आंसर होगा बी। कैपिटल फंड तो होगा नहीं, नेट प्रॉफिट भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे आते हैं। प्रश्न है आजीवन सदस्यता शुल्क दिखाया जाता है, लाइफ मेंबर फी आर रिकॉर्डेड इन, बोलता है कि आजीवन सदस्यता शुल्क, आपको पता है कि नाम से ही पता चल रहा है जो पूरे लाइफ में सिर्फ एक बार मिलता है, सिर्फ एक बार मिलता है। और जो एक बार मिलता है यानी कि सर ये कभी कभी मिलने वाली चीज है, यानी एक बार जब मिला है तो जाहिर सी बात है ये पूंजीगत है, यानी ये कैपिटल है। और आपसे पूछा जाता है नीचे किसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, तो बैलेंस शीट के हम लोग दायित्व भाग में दिखाते हैं, तो ये दोनों होगा। इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में सिविल रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंस, और ये रेवेन्यू नहीं है, ये कैपिटल रेवेन्यू है, इसलिए ऑप्शन होगा डी, ए और बी बोथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आय व्यय खाता होता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो हमारा कैसा अकाउंट है, तो याद रखिएगा ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है दोस्तों। कैसा है, ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है वसीयत को मानना चाहिए। वसीयत हमारा कभी कभी मिलने वाला है, तो कभी कभी मिलने वाला जो इनकम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल उसे कैपिटल रिसीट कहते हैं। और कैपिटल के किस साइड जाएगा, यानी बैलेंस शीट में जाएगा, तो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, तो याद रखिएगा लायबिलिटी साइड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन शुल्क माना जाता है, ध्यान दीजिएगा आजीवन शुल्क की बात बोल रहा है। लाइफ मेंबर फी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रीटेड, बोलता है इसे क्या माना जाएगा, कैपिटल रिसीट माना जाएगा, रेवेन्यू, दोनों या कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है लाइफ मेंबर फी यानी पूरे लाइफ टाइम में एक बार मिल रहा है तो 100% ये कैपिटल रिसीट होगा। क्या होगा दोस्तों, सर कैपिटल रिसीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है एक गैर व्यापारिक संस्थान के लिए मानदेय का भुगतान होता है। मानदेय ऑनोरेरियम को कहते हैं। आपको पता है कि किसी भी संगठन में सचिव को, है ना, किसको, सचिव को दी जाने वाली जो मंथली या सालाना जो राशि होती है वो क्या है, तो वो एक खर्च है, वो एक्सपेंस है। तो 34 का जो आंसर है वो सी होगा, एक्सपेंस होगा, क्योंकि हर महीने या हर साल देते हैं, सैलरी की तरह इसे दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। यदि अस्पष्टता कुछ ना दिया हो यानी तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। अस्पष्टता का मतलब होता है कि अगर प्रश्न में कोई भी एडजस्टमेंट न लिखा हो तो उस समय हम लोग को प्रवेश शुल्क को क्या मानते हैं, है ना, एंट्रेंस फी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड एज, बोलता है उसको क्या मानते हैं, तो सर बिल्कुल सही बात है, अगर एंट्रेंस फी भी कभी कभी उसे कैपिटल भी माना जाता है और कभी कभी रेवेन्यू रिसीट भी कहते हैं। लेकिन अगर अस्पष्टता क्वेश्चन में कुछ नहीं हो, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है, तो उसे आप चुपचाप से रेवेन्यू क्या मानेंगे, रेवेन्यू मानेंगे, यानी इसका आंसर होगा आयगत आय। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आयगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 में लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाएं
तैयार करती हैं। क्या तैयार करती हैं, मतलब कौन से खाते तैयार करती हैं? तो ऑप्शन में दिख रहा है आपके, ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ट्रेडिंग अकाउंट है, और दूसरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ये दो। तीसरा ऑप्शन है आय व्यय खाता, इनकम एक्सपेंडिचर, और चौथा है रेवेन्यू अकाउंट। तो आपको पता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन से खाते बनाए जाते हैं, तो चारों ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन है वो सी सही लग रहा है। बाकी पहला दूसरा ट्रेडिंग था, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस वो भी नहीं बनता है। तीसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, पूंजीगत प्राप्ति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती हैं। तो जल्दी से बताएंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल जो नेचर की जो जितनी प्राप्ति उसको कहाँ दिखाते हैं? आप बिल्कुल सही है। अभी मैं कई बार बोल चुका हूं कि जो कैपिटल नेचर का होगा वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाया जाता है। इनकम एक्सपेंडिचर में केवल और केवल रेवेन्यू ही दिखाते हैं, कैपिटल नहीं। बैलेंस शीट में बिल्कुल सही जवाब है, बैलेंस शीट इसका आंसर होगा कि कैपिटल नेचर का कोई भी प्राप्ति होगा उसे बैलेंस शीट में ही दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा अलाभकारी संस्था है? ऑप्शन आप देखते रहिए, ऑप्शन क्या क्या दिख रहा है। पहला है बिहार एकेडमिक काउंसिल, यही अभी ये राज्य सरकार या बिहार सरकार की ये एक संस्था है, एकेडमिक काउंसिल है। बाकी जो आपको दिख रहा है बी टाटा स्टील कंपनी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एयर इंडिया ये भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और जेट एयरवेज ये भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बिहार एकेडमिक काउंसिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पे आते हैं। आय व्यय खाते में लिखा जाता है। आय व्यय खाते में मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में बोलता है कि अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं। कौन कौन से अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं ये आपसे पूछा गया है। सभी प्रकार की प्राप्तियां भुगतान, तो सभी प्रकार की प्राप्ति भुगतान याद रखिएगा, हम लोग इसमें नहीं लिखते। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? केवल रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखते हैं। सभी प्रकार की प्राप्ति नहीं लिखते, सभी प्रकार की उधार प्राप्ति लिखते हैं। प्रश्न पूछ रहा है नहीं सर ये भी नहीं, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तीसरा, सभी प्रकार की उधार एवं प्राप्ति, बिल्कुल नहीं, सभी प्रकार के नहीं, केवल रेवेन्यू लिखते हैं। तो इसमें कहीं पर भी आयगत प्राप्ति नहीं है, इसलिए आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को बनाने से पहले आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए चैप्टर वाइज। और मेरा और भी वीडियो है जिसमें आप अगर चैनल सब्सक्राइब किए होंगे तो बैक टू बैक आप जाके देख सकते हैं वीडियो। आपको मेरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे बोर्ड पर मैंने क्लास लिया है, आप देख सकते हैं। अगर मैंने प्रॉफिट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, 2-3 वीडियो 4 वीडियो आपको लगातार इसमें मिल जाएगी। एनपीओ से रिलेटेड आप उसको भी देख सकते हो, उसमें पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इसमें सिर्फ पूछ रहा है कि निम्न कथनों में कौन सही है। तो कौन सही है तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपके बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है, जिसमें बोलता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ बही के बाद तैयार किया जाता है। बिल्कुल सही है कि पहले मैंने बताया कि पूरे साल संस्था कैश बुक पर डे, डे बाय डे कैश का जो ट्रांजैक्शन होता है उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करती है, और साल के अंत में फाइनल अकाउंट जब बनाती है जिसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, ये किसकी सहायता से बनता है? तो रिसीट एंड पेमेंट कैश बुक की सहायता से बनता है, और रिसीट एंड पेमेंट की सहायता से इनकम एक्सपेंडिचर बनता है, और इनकम एक्सपेंडिचर की सहायता से और कैश बुक की सहायता से हमारा बैलेंस शीट बनता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद और अपना प्यार बनाए रखें।